देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप कौन मानते हैं? ठीक है, मोदी, मनमोहन, वाजपेयी में से अगर चुनना पड़े बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो आप कौन चुनेंगे? क्या मुलायम सिंह यादव को पीएम बनना चाहिए? देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? क्या समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बनना चाहिए? क्या योगी जी पीएम बन सकते हैं? यादव इस बार किसे वोट देगा? 100% समाजवादी। मुस्लिम किसे वोट देगा? समाजवादियों को। अगड़ा किसे वोट देगा? समाजवादियों को। बड़ा दलित किसे वोट देगा? दलित भी देंगे, दलित देंगे, हम तर्क सहित बात कर रहे हैं। हाँ, और दलित भाइयों को इस बात का एहसास है ओके। डिम्पल यादव कि जिस रास्ते से आए थे और जिस संख्या के साथ आए थे और जिसकी बदौलत सरकार बनाए थे, वो कारण ही खत्म हो जाएगा सरकार इनके बनने का। सरकार बदलने का कारण बनेगा उत्तर प्रदेश, मतलब और उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीतेगी, और जीतेगी नहीं, दिल्ली की सरकार को भी बदलेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम कौन बनेगा? आजमगढ़, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। जबकि मोदी लहर जबरदस्त चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी, 300 पार बीजेपी अकेले चली गई थी। मोदी लहर में सीट निकालना, यूपी की 5-5 इंपॉर्टेंट सीटें निकालना, क्या मुश्किल था क्या? आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन में चाय वाला इंटरव्यू धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव 3 बार के सांसद और यादव परिवार का चमकता हुआ चेहरा। बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर मंथन कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी। कैसा चल रहा है, क्या तैयारी है इस बार? बहुत बढ़िया चल रहा है, और इस बार लगातार पार्टी जिस रास्ते से, जिस तरीके से रणनीति बना रही है, मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश से। चौंकाने वाले नतीजे, एकदम चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के रास्ते से बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली की, केंद्र की, उसी उत्तर प्रदेश के रास्ते से बीजेपी हटेगी, ये तय है वो। मतलब आपका दावा 80 में से कितनी सीटों पर है इस बार? इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत के आएगा कि जिस रास्ते से आए थे और जिस संख्या के साथ आए थे और जिसकी बदौलत सरकार बनाए थे, वो कारण ही खत्म हो जाएगा सरकार इनके बनने का, और सरकार बदलने का कारण बनेगा उत्तर प्रदेश। मतलब और उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीतेगी, और जीतेगी नहीं, दिल्ली की सरकार को भी बदलेगी। ओके, यानी आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है 100%। और उत्तर प्रदेश की ताकत पे, यूपी यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव आपकी ताकत पर। जी जी, उत्तर प्रदेश की ताकत पे। गठबंधन में और भी साथी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैदान में आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष की ताकत है तो उस ताकत का नाम समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव है। ठीक है, अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम कौन बनेगा? वो तो बड़े लोग मिलकर अपना फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। पहला मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हटे, और इसलिए हटे, कोई व्यक्तिगत नहीं, हटना इसलिए चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने 10 साल में देश को बर्बाद किया है। ओके। 14 के चुनाव के समय या उससे पहले या 14 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी के लोगों ने सिर्फ बातें की, सिर्फ वादे किए, सिर्फ जुमले दिए, और ज़मीन और धरातल पे कुछ उतार नहीं पाए। अगर मैं सबसे बड़ी, अगर देश की समस्या को मैं मानता हूं तो सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। जहां केवल 60,000 अगर भर्तियां निकलती हैं तो 60 लाख नौजवान उसमें भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। आप सोचोगे बेरोज़गारी का आलम क्या है। मतलब आप कह रहे हैं ज़मीन पर एक अंडर करंट चल रहा है, जो कि सर्वे एजेंसी और बाकी लोग नहीं देख पा रहे। ओपन करंट है, बेरोज़गारी ओपन है। आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में 60,000 वैकेंसी निकलती हैं और 60 लाख नौजवान उसमें परीक्षा देते हैं, और उन 60 लाख नौजवानों के साथ भी जो हुआ, परीक्षा के पेपर लीक, और अब तक पिछले 7 सालों के अंदर शायद 1-2 कोई परीक्षाएं हुई हों जो परिणाम तक पहुंची हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर 10-12 से ज़्यादा परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक करके परीक्षाओं को रोक दिया गया है। पर धर्मेंद्र भाई, सर्वे एजेंसियां सारी कह रही हैं कि यूपी में भी 70 से 75 सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में 300 से 350। सारे सर्वे, अब सर्वे एजेंसीज क्यों कह रही हैं, इसका तो जवाब वही देंगे, उसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन यही फीलिंग बीजेपी के लोगों को 2004 में भी थी, जब इंडिया साइन कर रहा था, यही फीलिंग थी। और भी कई मौक़ों पे बीजेपी के लोगों को फीलिंग हुई। बीजेपी के लोगों को फीलिंग है, वो अलग बात है, वो खुशफहमी में रहें, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम जानते हैं प्रदेश और देश की जनता परेशान है बेरोज़गारी से, परेशान है महंगाई से, परेशान है अर्थव्यवस्था से, परेशान है जो हमारे आर्थिक संकट है उससे, हर तरह की चीज़। आज भारत मानक जी, आप मैं कह रहा हूँ 14 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावे हैं, जितने भी नारे हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, आप उनकी केवल समीक्षा कर लो।
तो 2014 में कहा गया तो फिर था। 14 के बाद से 4 बार वो आपको कैसे हरा गया? 4 बार जीते, लोगों को भरोसा रहा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी की 14 में हारे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, वो स्वीकार है, वो फैक्ट है। हम ये नहीं कह रहे उन चुनावों को कैसे हो गया फिर वो हम ये नहीं कह रहे कि हम उन चुनावों को जीते, हम उन चुनावों को हारे हैं, हमने हार स्वीकार की। लेकिन उस हमारी हार या बीजेपी की जीत के अलग अलग कारण बने। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 14 में जब आए थे उस समय जो घोषणाएं की थी, उस समय जो वादे किए थे, 19 का चुनाव आते आते उन्होंने कहा मुझे एक मौका और चाहिए। जनता ने उनकी बातों पर भरोसा भी किया, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, भरोसा किया उनकी बातों का। सोचे थे कि कोई बड़ा परिवर्तन लाएंगे, लेकिन लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि आज़ादी से लेकर आज अमृतकाल में हम चल रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल आते आते देश के अंदर बेरोजगारी की सबसे बड़ी विकराल समस्या बन जाएगी। पर लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई। अभी हाल के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों बीजेपी जीती है। देखिए उसके अलग अलग कारण हैं, उन कारणों पे हम जाएंगे तो आप डिबेट में जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो जीते थे, लेकिन हम ये साथ में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी की बात से, बीजेपी की बात से, सरकार की चीज़ों से लोगों का विश्वास उठ चुका है पूरी तरह से। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है। मानो जी आप उस पर स्टैंड नहीं कर रहे हो। आज क्या कारण है? ये डेटा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है कि आज बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है देश के अंदर। क्या इस बात से आप सच्चाई से इनकार करोगे? क्या 60,000 पोस्टों के लिए 60 लाख नौजवान आ रहे हैं, इस बात से आप इनकार करोगे? मोदी और योगी की जोड़ी माना ये जा रहा है, मोदी योगी की जोड़ी मिलकर इस बार भारी पड़ेगी। जोड़ी आखिर जोड़ी जनता की सेवा के लिए थी ना, जनता की सेवा के लिए थी। और जोड़ी को जितना विश्वास, भरोसा या बहुमत जनता दे सकती थी, दे चुकी, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस जोड़ी ने जनता को क्या दिया, सिवाय जुमलों के, सिवाय घोषणाओं के, सिवाय नई बातों के। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? ये वादा मोदी जी का था, उन्हीं की गारंटी थी, किसी और की नहीं थी। उन्होंने ही कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। उन्होंने ही कहा था कि डॉलर की कीमत पर रुपए की साख को बढ़ाएंगे। आज बताओ डॉलर की कीमत, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत की साख कहां खड़ी है? अच्छा ठीक है। बीजेपी के लोगों ने ही कहा था कि जहां रुपए की वैल्यू के साथ साथ देश की साख गिर रही है। आज मैं उन्हीं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, बीजेपी की साख कहां है आज? धर्मेंद्र भाई आप इतने मंझे हुए नेता हो गए, देश की साख कहां है? आप इतने मंझे हुए नेता हो गए, इतना धारा प्रवाह बोलते हैं कि आप मुझे भी मेरे सवालों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस सवाल पे आ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा इंडिया गठबंधन का पीएम कौन बनेगा, आपने कहा बाद में तय होगा। मेरा सवाल ये था, अगर यूपी ना, सुन लीजिए, अगर यूपी बीजेपी की सरकार हटाएगा तो पीएम पद पर यूपी के नेता का दावा बनेगा या नहीं बनेगा? मैं कहता हूं कि बिना यूपी के दिल्ली में कोई बना ही नहीं पाया और आगे भी नहीं बना पाएगा। और इंडिया गठबंधन भी हमारे सबसे ज्यादा यूपी से जीत के आएंगे, इसीलिए इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा परिवर्तन करेगा। क्योंकि अगर यूपी को हम नहीं जीतेंगे तो बीजेपी को उतना कमजोर नहीं कर पाएंगे सरकार हटाने के लिए जितनी जरूरत है। मान लीजिए ना आप भी चाहेंगे आपका भाई प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं चाहेंगे? हमारे लीडर बने, हम तो जरूर चाहेंगे। उनमें काबिलियत है पीएम बनने की? अकेले समाजवादी पार्टी का नहीं है, पीएम बनने की काबिलियत इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर तय करेंगे। पर अखिलेश यादव में पीएम बनने की काबिलियत है? बहुत प्यारी, बहुत शानदार, इतना उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए। वो परफॉर्मेंस दिए उन्होंने कि देश के लिए उदाहरण है। और उनकी जो दूरदृष्टि रही, उनकी जो सोच रही, आज ही मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेस वे जिसके बारे में आज बीजेपी के लोग भी बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं, आप चले जाइए आगरा लखनऊ पे और उसके बाद आप बुंदेलखंड पे चले जाइए, आपको अंतर पता चल जाएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सोच में, नजरिए में, दूरदृष्टि में और आज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें कितना अंतर है। ओके, इस बार आपका मुकाबला कैसा है? निकाल लेंगे सीट अपनी आजमगढ़ की? बिल्कुल मैं नहीं निकाल लूंगा, आजमगढ़ की जनता निकाल के देगी इस बार। आजमगढ़ के लोगों को, जो समाजवादी सोच के लोग रहे, मैं अगर नाम लूंगा तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है आजमगढ़ में। पिछली बार तो आप हार गए थे, निरहुआ से ही हारे थे। नहीं, जरूर हारे थे, कुछ कारण थे। 8,000 वोटों से हारे, बेईमानी से हारे। और मैं आज एक बात और मानक जी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विपक्ष के जितने भी नेता कम, मैं नहीं अकेला, जो भी नेता कम वोटों से हार रहे हैं वो 100% सरकार की मशीनरी के कारण हार रहे हैं। सरकार की मशीनरी के कारण, उसमें एक हम भी शिकार हुए, हम तो दोनों जगह शिकार हुए हैं, बदायूं भी शिकार हुए हैं, आजमगढ़ भी शिकार हुए हैं, और भी बहुत सारे नेता। आप कह रहे हैं बदायूं और आजमगढ़ दोनों जब हारे आप तो बेईमानी से हारे? 100%। बदायूं में तो ओपन बेईमानी थी।
बदायूं में ओपन बेईमानी थी, जिसका आप रिकॉर्ड में अभी चेक कर लीजिएगा इंटरव्यू के बाद। पोल वोट का जो मुझे डेटा दिया गया एक असेंबली बिलसी का, वो दिया गया 1,88,000 का, और काउंटिंग के बाद जो सीट निकली वो 196 की निकली। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर बेईमानी से आप हारे तो फिर आपकी सीट क्यों बदली गई थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है बार बार। आप तो 2 सीटों से लगातार 3 बार सांसद रहे, 4 में, 9 में, 14 में। जी जी बिल्कुल रहा। फिर उसके बाद सीट आपकी क्यों बदली गई? देखिए, सीट का फैसला पार्टी का है। पार्टी लीडरशिप कब किसको कहाँ बेहतर समझती। आज आदरणीय चाचा जी को मान लीजिए बदायूं आना था, मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ भेज दिया, और मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ मेरे दोनों ही ऐसे शानदार, बल्कि तीनों मैनपुरी में मुझे रहने का मौका दिया सदैव नेताजी ने। और जब मैनपुरी से मुझे लड़ाया था उस समय तो यंगेस्ट एमपी था मैं, 14 एग्जैक्टली 25 साल में, 25 साल की उम्र में, 25 साल कुछ महीने, 26 कंप्लीट नहीं कर पाया था। यंगेस्ट एमपी होने का गौरव मुझे मैनपुरी के लोगों के आशीर्वाद से सदैव नेताजी ने दिया था। और जब आदरणीय नेताजी को मैनपुरी लड़ना था तो उन्होंने मुझे बदायूं भेजा। बदायूं के लोगों ने 2 बार मुझे बहुत ऐतिहासिक जिताया, चुनाव जिताया। तीसरी बार मैंने जैसा कहा बेईमानी से ज़रूर हराया मुझे, लेकिन 15 साल मैंने बदायूं के लोगों की अनवरत और शानदार सेवा करने की पूरी कोशिश की। और आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मेरी सेवाओं से बदायूं के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो शिवपाल जी निकाल लेंगे इस बार सीट? 100%। बल्कि खबर तो ये आ रही है शायद शिवपाल नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे ये आदित्य पार्टी का लड़ेंगे। फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे या आदरणीय चाचा जी। और आपने भी तो कहा था कि बेटे के लिए वोट मांगना आसान होगा। नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जब कोई छोटा होता है तो बड़प्पन का एक एहसास मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो वो एक पारिवारिक। अच्छा, आप कौन सी सीट को अपनी सीट मानते हैं? आपने 3-4 सीटों पर अपना दम दिखाया है। तीन सीटों पर, 3 सीटों पर आपने अपना दम दिखाया है और तीनों ही मामूली अंतर से सीटें, हारे आप। उसमें मैं, आप अपनी सीट कौन सी मानते हैं? मैं अगर ये मानूं कि मेरी कोई क्वालिटी है तो मैं इस बात को नहीं मानता। ये आदरणीय नेताजी की सोच, उनकी विचारधारा पर, उनके सम्मान में माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया, ये उनकी सीटें हैं। धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे तो धर्मेंद्र जीत रहे थे, धर्मेंद्र के बाद आदरणीय चाचा जी हो रहे हैं तो चाचा जी जीतेंगे, कल को आदित्य भी हो जाए तो वो भी जीतेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सीटें समाजवादी सीटें हैं। ठीक है। और जिस किसी को भी साइकिल का निशान देंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो लोकसभा तक आएगा। ओके, 2019 के चुनाव में आपने 5 सीटें निकाली थी समाजवादी पार्टी ने, आजमगढ़, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। जबकि मोदी लहर जबरदस्त चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी, 300 पार बीजेपी अकेले चली गई थी। मोदी लहर में सीट निकालना, यूपी की 5-5 इंपॉर्टेंट सीटें निकालना क्या मुश्किल था क्या? नहीं, इस बार वो लहर है क्या? नहीं, वो हम लोग और भी ज़्यादा जीतते। कुछ हम लोगों से गलतियां हुई, जैसे मैं खुद बताऊं कि थोड़ी सी और गलतियां हुई, कुछ नहीं, हम लोग वो भी जीतते, बहुत सीटें जीतते। और उन सभी गलतियों को सुधार के सब चीज़ों का जवाब 24 में उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देंगे। बीएसपी के साथ आपका गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें ले गई, आपको मिली 5। क्या आप इसी गलती का जिक्र करना चाह रहे हैं? नहीं, गलती का कोई जिक्र नहीं, वो बातें बीत गई हैं कि वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। जो बातें बीत चुकी हैं, बहन जी कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारा नुकसान हो गया, हमने वो ट्रांसफर करा दिया, ये नहीं करा पाए। अब वो बहन जी उम्र में हमसे बहुत बड़ी हैं, वो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि ये चुनाव केवल किसी के सांसद बनने न बनने का चुनाव नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मानक जी, और रिकॉर्ड में रखिएगा, ये चुनाव देश की डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव है। तो अब तो वो लड़ गई, अकेले लड़ रही हैं? नहीं लड़े, वो बी टीम ना बने, लड़ने को तो कोई भी दल लड़ेगा, उतार रही है मुस्लिम उम्मीदवार, कोई भी लड़े, नुकसान तो आपका होने वाला है, लेकिन बी टीम ना बने। ये चुनाव, मैंने कहा, मैंने जो पढ़ा, आज तक देखा, सुना, अपने जीवन काल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, देश के संविधान में मेरी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। आज बाबा साहब की आत्मा पर हमला हो रहा है, आज देश के संविधान पर हमला है, आज देश की लोकतंत्र पर हमला है। यानी मायावती को देखकर बाबा साहब की आत्मा दुखी हो रही होगी, आप ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बाबा साहब की आत्मा जिस संविधान में बसती है, उस संविधान को ये बचाने का। पर अब तो देर हो गई, अब तो मायावती जी लड़ अरे रही हैं। मैं उनसे कुछ थोड़ी अपेक्षा कर रहा हूं। मैं जो बात अपनी कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका फैसला है, ना मेरे कहने से उनको फैसला लेना है, ना मेरे कहने से उनको फैसला बदलना है, ना मैं उनसे बदलने की अपेक्षा करता हूं। तो आपका नुकसान मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव उस संविधान को बचाने का चुनाव है जिस संविधान में बाबा साहब ने समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब,
जिसको सबसे ज़्यादा बैकवेंचर मानो समाज में, उनको उठाने का जिन संविधान में जिसमें प्रावधान था, उस संविधान पर बीजेपी का हमला है। ओके। और यही मेरी अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा पा रही हो, इस चुनाव को देश के संविधान को बचाने के चुनाव के तौर पर लेना पड़ेगा। इस चुनाव को हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के तौर पे चुनाव को लेना पड़ेगा। और ये सच है, आज कोई बात इसको सुने न सुने, कल को अगर बीजेपी सरकार आती है लौट के, तो 100% देश का संविधान बदला जाएगा। मतलब आखिरी चुनाव है, आप ये मान रहे हैं देश में आखिरी चुनाव है? खड़गे जी कह चुके हैं अगर मोदी जी लौटे, बीजेपी लौटी, तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज है, जनता को सीधा वोट देकर देश के प्रधानमंत्री को भी बदलने का जो हक अधिकार मिला है, वो छीन लिया जाएगा। 100% छीना जाएगा। रूस बन जाएगा, रशिया बन जाएगा। 100% क्या होगा ये तो उनके दिमाग में। प्रधानमंत्री खड़गे जी तो कह चुके हैं रशिया बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है खुद कि ऐसे फैसले होंगे कि 1000 सालों तक लोग याद करेंगे। तो मैं आप पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि पूछो बीजेपी के लोगों से, पूछो माननीय प्रधानमंत्री से, आखिर वो कौन से फैसले हैं जो लोग हजारों साल याद करने वाले हैं। ठीक है, मैंने मान लिया आपका। आप इतना मान लेंगे तो देश समझ जाएगा। नहीं, मीडिया के साथी मैं आपकी ये बात मान रहा हूं कि पूरे विपक्षी दल जो हैं सारे के सारे वो इस बात को कह रहे हैं, और आपकी राय उनसे अलग नहीं है कि ये संविधान पर हमला है और आखिरी चुनाव है, इस तरह की बातें। लेकिन आप कैसे हराएंगे? जयंत चौधरी भी चले गए अब एनडीए के साथ, आपके साथी थे ना वो। उनसे ही दिल से जाके पूछो, वो भी चले गए अब। उनके ही दिल से जाके पूछो। हम लोग तो 8 सीटें लेके बैठे थे सजा के उनके लिए, वो तो 2 में ही रुक गए। 2 में रुक गए। वो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा अपमान हुआ, जयंत चौधरी बोल रहे हैं। तो अब 2 सीटों में ज्यादा सम्मान हुआ तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ नहीं कहना है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो चाह रहे थे कि हम उनके सिंबल पे लड़ जाएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। वो 2 सीटों पर अगर संतुष्ट है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैं चौधरी साहब का जीवन पर्यंत सम्मान किया, नेताजी के सदैव नेताजी के गुरु रहे चौधरी साहब। पर अब तो चले गए जयंत चौधरी, जाने दो ना, तो जा ही चुके। मैं कब उनको कह रहा हूं कैसे हराएंगे? मैं कब कह रहा हूं कि वापस आएंगे? तो अब कैसे हराएंगे आप? उनके जाने उनके नाने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आप देखिएगा, सहारनपुर से शुरू करिएगा और एक तरफ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ है। पर यूपी के ये 2 लड़के पहले भी लड़ चुके एक बार मिलकर चुनाव। क्या हाल हुआ था बताइए? राहुल और अखिलेश मिलकर लड़े थे। मैं मानक जी एक बात कहूं, हाँ, 2012 के चुनाव में बीजेपी के लोग बमुश्किल 47 विधायक बना पाए थे। ठीक है। और 14 में 73 सांसद बना दिए थे। तो आप पुरानी बातों को, 2017 की बात को 24 में ना लाइए। गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। और अगर यही बात है तो 12 में क्या था, कहाँ थी बीजेपी? 9 में कहाँ थी बीजेपी? और 14 में कहाँ पहुंची? तो ये तो राजनीति में परिवर्तन होते हैं। चंद्रशेखर, इस सच्चाई को क्यों नकारते हैं? आपने दलितों का जिक्र किया। चंद्रशेखर आजाद रावण भी नाराज है, वो भी दुखी हो गए, कह रहे हैं हमें हमारा सम्मान नहीं हुआ, दलितों का वोट शायद चाहिए ही नहीं समाजवादी पार्टी को। केवल चंद्रशेखर रावण या किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की मैं बात नहीं करता, मैं बात सिद्धांतों की कर रहा हूँ। मुझे इस बात का चिंता है और हमारी पार्टी को चिंता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा या उनका बनाया हुआ संविधान, जो केवल उनके ही नाम से नहीं, उनके लिए ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, अवसर, सारी चीज़ों का जिसमें प्रावधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें हर आदमी को वोट से ये ताकत रखते हैं। हमारे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे हम लोगों को, शिविरों में कहते थे वो, कि ये स्याही जब लगती है उंगली पे, तो इस स्याही में इतनी ताकत होती है कि देश के राजा को बदलने की ताकत रखती है। तो ये ताकत अगर हमसे छीनी जा रही है, हमारे देशवासियों से छीनी जा रही है, हमें उसकी चिंता है। हमें बाबा साहब के संविधान की चिंता है, उनके द्वारा बताए हुए रास्तों की चिंता है। हमें जो हमारे समाजवादी नेता लोग, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी से लेकर जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, सन सोपा ने बांदीघाट, पिछले पा में 100 में 60, जो दलित पिछड़ों के जो हक, अधिकार, जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी, जो बमुश्किल मिल पाई, बहुत मुश्किल से मिली। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद, बाबा साहब के प्रयासों से, लोहिया जी के प्रयासों से, नेताजी ने तो जाने कितना अपमान झेला है, तब जाके ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भागीदारी आज मिली है। वो भागीदारी छीनने के षड्यंत्र हैं, हमें इस बात की चिंता है। नेताजी को सम्मान भी तो केंद्र सरकार ने ही दिया है। नहीं दिया है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। नेताजी सम्मान के योग्य थे तो मिला। हाँ। और पहले की सरकारों ने तो नहीं दिया। नहीं मिला, नेताजी को सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नेताजी सम्मान योग्य थे। पर कांग्रेस ने तो कभी सम्मान नहीं किया ना, जैसा इस सरकार ने किया। नहीं, वो कांग्रेस, मैं आज कह सकता हूँ देश के अंदर नेताजी, सदैव नेताजी एक ऐसे लीडर थे, चूँकि मुझे खुद सदैव नेताजी के साथ 10 साल संसद में रहने का मौका मिला। हाँ। और देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ा कोई स्थान है तो देश का संसद है। मैं सदैव नेताजी के साथ जब संसद में था, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने महसूस किया
कि शायद देश में कुछ एक ही नेता होंगे जिनको इतना सम्मान सब पार्टियां। सभी दलों की तरफ से, ऐसा नहीं है। पर नेताजी का सॉफ्ट कॉर्नर मोदी जी के लिए क्यों था? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये तो फिर से आ रहे हैं सरकार में। सदैव नेताजी से इस मुद्दे पर मेरी बात हुई थी। वो एक परंपरा है, होती है। जब आप चुनाव के मैदान में जाते हैं, दो पहलवान कुश्ती भी लड़ते हैं तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नेताजी उस परंपरा के और उम्र के लिहाज से उतने वरिष्ठ थे, वो सभी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने पूरे सदन को शुभकामनाएं दी थी। अब उसको इंटरप्रिटेशन आप दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री, ठीक है, अब प्रधानमंत्री आप पर आरोप लगाते हैं कि ये तो पूरा परिवार और पार्टी सिर्फ परिवारवादी लोगों की पार्टी है, परिवारवादी लोगों का परिवार है। वो गिनवाते भी हैं, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, सारे के सारे परिवार वाले आपकी पार्टी चला रहे हैं, परिवारवादी पार्टी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कुछ व्यापक सोचें और अपने बीजेपी के परिवारवाद बारे में, जिसके बारे में पूरे कार्यक्रम में आप दिखा भी नहीं पाओगे, इतना लंबा परिवारवाद मैं गिना सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी को इन बातों में नहीं फंसना चाहिए। उनको देश की सामने चुनौतियाँ हैं, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। बेरोजगारी नहीं दिख रही है उन्हें, किसानों की भुखमरी नहीं दिख रही है उन्हें, किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही है कि उन्हें, किसानों की जो हत्याएं कर रहे हैं उनको अपने कैबिनेट में लेके बैठे हुए हैं। ओके, प्रधानमंत्री इन बातों में सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर जो पूरा विपक्ष आरोप लगाता है, आप भी सहमत हैं उससे? अभी देखिए अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, हेमंत सोरेन भी जेल में, अब संजय सिंह बाहर आ गए, ये थोड़ी राहत की खबर है। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय का उन्होंने राहत दी, न्यायालय ने, ये अच्छी बात है। मानक जी, आप कुछ ऐसी अप्रिय न्यूज़ दिखा दो हाँ, जो बीजेपी या सरकार की लीडरशिप को पसंद ना हो। कल यही जिन एजेंसीज की बात कर रहे हो, ये आपके अनुराधा प्रसाद जी के घर पे होंगी या आपके नोएडा के उसमें जो आपका स्टूडियो, हम तो आपको पता है सब दिखाते हैं, नहीं पहुंचाएंगे। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए माना जी, पहुंच जाएंगे। आप तो देखते हैं हमारा चैनल, पहुंच जाएंगे। आप तो हमारे सारे पत्रकारों को भी जानते हैं, अनुराधा जी को भी जानते हैं, और बहुत सारे लोगों के प्लेटफॉर्म छिन गए हैं। प्लेटफॉर्म छीनने के लिए क्या क्या हुआ है वो सब पूरा देश जानता है। ओके, अब मैं आपसे रैपिड फायर राउंड, मुझे पता है आपने सुना होगा इसके बारे में, इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, कुछ गूगली भी होंगी। धर्मेंद्र जी तैयार हैं आप? छोटे छोटे जवाब, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब। धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप कौन मानते हैं? कठिन सवाल नहीं, कठिन सवाल है, पास जाने दीजिए, क्योंकि अलग अलग प्रधानमंत्रियों का अलग अलग योगदान है। ठीक है, ओके, किसी के योगदान को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, मोदी, मनमोहन, वाजपेयी में से अगर चुनना पड़े बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो आप कौन चुनेंगे? स्वाभाविक तौर पर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। क्या मुलायम सिंह यादव को पीएम बनना चाहिए था? 100% बनना चाहिए था। क्यों नहीं बन पाए? बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण। हाँ, और वो किसान परिवार में पैदा हुए थे। ओके, उनके पास उतने बड़े बड़े लोग वकील नहीं थे शायद प्रधानमंत्री पद के लिए जितने की जरूरत थी। बहुत गहरी बात कह गए आप। देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, ओके। मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इनमें से चुनना हो तो अखिलेश यादव? स्वाभाविक है। और मायावती और योगी जी में से चुनना हो तो? मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, किस सेंस में चुनना आप। ओके, क्या समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को लड़ने वाली पार्टी है। ओके, समाज के अंदर जो बीजेपी के लोग जहर घोल रहे हैं उससे लड़ने का, हमारे पार्टी के जो संविधान बना, हाँ, उस संविधान की धारा नंबर 2 में ही इस बात को कहा गया था कि लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में जिसको यकीन हो वो इसका सदस्य ठीक है। ओके, क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बनना चाहिए? एक पार्टी के नेता के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे स्वाभाविक है, मेरी इच्छा यही होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी तमन्ना होगी कि पूरे गठबंधन के अंदर सहमति बने। इन बातों में फंसा के हमारा जो मुख्य टारगेट है भाजपा को हटाना, हम उससे भटकने को तैयार नहीं है। ओके, पर अखिलेश यादव पीएम तो बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? उनके पास अनुभव है, पर अखिलेश उनके पास शानदार जनाधार है, उनके पास विजन है, क्यों नहीं बन सकते? अखिलेश यूपी के सीएम कब बनेंगे? यूपी के सीएम तो पिछली बार ही बन गए थे, कुछ बेईमानी, ईवीएम मशीनें, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? केवल सुनिए मानक जी, 24 घंटे की नोटिस पर जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, जो काउंटिंग स्थल थे जिलों पर, उनमें जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने खोजबीन की तो कैन यू इमेजिन कि 32 जिलों में अनियमितता पाई गई। 32 जिलों में। मतलब इस बात को आप नहीं स्वीकारोगे।
नहीं 32 जिलों में, मतलब आप कह रहे हैं अगला चुनाव विधानसभा, पिछला चुनाव भी बेईमानी से हराया गया, नहीं तो आज जब हम और आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते। ओके, अमित शाह कह रहे हैं 10 साल तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद सोचिएगा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए अमित शाह जी चुनाव में जो कहते हैं और बाद में कह देते हैं कि वो जुमले हैं, इसलिए अब लोगों को उनकी बातों का यकीन नहीं रहा। क्या योगी जी पीएम नहीं रहा यकीन? ओके, क्योंकि उन्होंने ही कहा था 15 लाख सबके खातों में जाएंगे, और चुनाव के बाद आप ही के इंटरव्यू में कहा कि वो चुनावी जुमले थे, तो ये भी एक चुनावी जुमला है। क्या योगी जी पीएम बन सकते हैं? अब सीएम से बचाएं वो अपनी पीएम से तो बहुत दूर है। ओके, यादव परिवार में सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? स्वाभाविक तौर पर सदैव नेताजी हमारे सबके बड़े नेता रहे, और आज जब वो नहीं है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, न केवल यादव परिवार, तो आप क्यों उनको संकुचित कर रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो उनसे बड़ा लीडर, जो इतने बड़े भाजपा के संगठन के सामने पूरे देश की सरकार लगी थी, प्रदेश की सरकार लगी थी, पूरी मीडिया लगी थी, बड़े बड़े उद्योग घराने लगे थे, और बड़े बड़े बेईमानी करने वाले प्रशासन के लोग बैठे थे। उसके बावजूद केवल हम लोग 3 लाख वोट पीछे रह गए सरकार बनाने से। यादव परिवार में सबसे मेहनती नेता कौन है? स्वाभाविक तौर पर अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव है? बिल्कुल है। सुबह आपको भूल गए क्या आप? सुबह 9-10 बजे से चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, अगले दिन 4-5 बजे लखनऊ पहुंचते हैं। कौन कर पाएगा? यादव इस बार किसे वोट देगा? यादव इस बार किसे वोट देगा? 100% समाजवादियों। मुस्लिम किसे वोट देगा? समाजवादियों। अगड़ा किसे वोट देगा? समाजवादियों को। बड़ा दलित किसे वोट देगा? दलित भी देंगे, दलित देंगे, हम तर्क सहित बात कर रहे हैं। हाँ। और दलित भाइयों को इस बात का एहसास है कि बाबा साहब के मूवमेंट को, आंदोलन को, संविधान को, लोकतंत्र को कोई बचाएगा तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही बचाएंगे। और ये बात आज से नहीं कह रहे हैं, 2017 या उससे पहले से लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बाबा साहब के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो लोहियावादी लोग हैं, इन सबका सामंजस्य बना के ही हम लोग बीजेपी को हटाएंगे। और दलित भाइयों की जो पहली इच्छा है, मैं तर्क सहित बात कर रहा हूँ, दलित भाइयों की जो पहली इच्छा है वो ये है कि संविधान देश का सुरक्षित रहे, जिस लोगों से संविधान को खतरा है वो हर हाल में सरकार से हटें, और वो स्वाभाविक तौर पर अगर वो किसी को विकल्प के तौर पे या मजबूत लीडर के तौर पे किसी को देख रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपको जो आपके जहन में पहला शब्द या पहली लाइन आती है वो बतानी है, मतलब उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। मुलायम सिंह यादव। लाइन में कहना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, पहला शब्द क्या आता है? असंभव है। असंभव है। श्रद्धेय नेताजी। नहीं, श्रद्धेय नेताजी तो सम्मान में है ही वो, लेकिन उनके बारे में लाइन में शब्द में कहना असंभव है। अखिलेश यादव। इनके बारे में भी मैं ये कह सकता हूं, बहुत कुछ एक शब्दों में समेटना मुश्किल है। समेटना देखिए किसी बड़े व्यक्तित्व को ठीक है, असंभव हो जाता है, और असंभव बातें न की जाए। अपर्णा यादव। अब अपर्णा जी के बारे में क्या कहें, परिवार की हैं, बहू हैं। छोड़ क्यों गई? अब उनकी अपनी सोच है। आजम खान। पार्टी के बहुत कह सकता हूँ संस्थापक, कर्मठ और नेताजी के साथी, पुराने लीडर रहे। इस बार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शिवपाल यादव। बहुत पुराने समाजवादी नेताजी के साथ रहे, संघर्ष किया, और उनका भी पार्टी बनाने में बड़ा योगदान। रामगोपाल यादव। निश्चित तौर पे पार्टी को वैचारिक गति देने में उनका बहुत बड़ा रोल, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर, पार्टी की सोच, विचारधारा, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने में उनका बहुत अपना। अक्षय यादव। अक्षय यादव नौजवान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस बार तो मैं कह सकता हूँ शायद हम सब में सबसे ज़्यादा मेहनत कोई कर रहा है तो अच्छा कर रहे हैं। इस चुनाव में अक्षय की मेहनत सबसे अलग और ज़्यादा है। धर्मेंद्र यादव। अब मैं अपने बारे में खुद क्या कहूँ, आप आकलन करिए। वैसे ये जो कजन्स हैं आपके, सारे भाई, चचेरे भाई, इनमें कैसे रिश्ते हैं? क्या दोस्ती भी है या सिर्फ राजनेता होने के नाते एक साथी वाली फीलिंग ज्यादा रहती है? वो सारी मिक्स फीलिंग है एक्चुअली। कोई बचपन में खेले तो साथ ही होंगे, सब साथ खेले, सब साथ पढ़े, सब साथ घूमे। वो अलग बात है कि एक एज के बाद अपने अपने काम सबको बट गए, अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह। आज भी मिलते हैं कभी साथ में बैठते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं, तो बचपन की बातें करते हैं। स्वाभाविक है, बचपन की बातें भी होंगी, हंसी मजाक भी होगी, एक दूसरे का सहयोग भी होगा, एक दूसरे को राय मशवरा भी देते हैं। राजनीति की बातें कम होती होंगी मुझे। नहीं, वो भी होती है, वो भी होती है। राजनीतिक सबसे ज्यादा शरारती कौन था सारे भाइयों में? अब ये तो कहना मुश्किल है। ये तो कहना मुश्किल है, अपने अपने टाइम पे। सबसे ज्यादा मजाकिया कौन है भाइयों में?
ऐसे सेंस में कभी देखा नहीं मैंने, नहीं देखा, ऐसे सेंस में कभी देखा नहीं। हालांकि अच्छे मजाक अक्सर करते मिलते हैं, अक्सर। ओके, डिम्पल यादव, मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं कि देश की राजनीति में कुछ एक महिलाओं का भविष्य होगा, और महिलाओं पे यकीन भरोसा अगर किसी पे होगा तो ऑलरेडी डिम्पल यादव जी पे होगा। ओके, आकाश आनंद, इनसे मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कुछ सभाओं में जरूर मुलाकात हुई थी गठबंधन में, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मायावती, मायावती जी के बारे में तो आप जानते ही हो, उनके बारे में क्या नया कहना है। जयंत चौधरी, वो कह रहे हैं मैंने पलटी नहीं मारी, मैंने पटखनी दी है। वो उनसे, मैं जयंत भाई से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और अक्सर सपा और एलडी के कार्यक्रमों में मुझे बाई नेम उन्होंने आमंत्रित किया है। पार्टी अध्यक्ष जी से उन्होंने बाई नेम मुझे कहा कि धर्मेंद्र को भेज दें पार्टी रिप्रेजेंट करने को, और मैं कई कार्यक्रम उनके साथ रहा। लेकिन अब इन सब बातों को उन्होंने कहा मैंने पटखनी दी है, पटखनी नहीं दी है, पटखनी नहीं दी है। चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी। चौधरी साहब ने पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्षरत रहते हुए लगा दिया। नीतीश कुमार, कभी किसी के आगे चौधरी साहब झुके नहीं किसानों के मुद्दे पर। लेकिन चौधरी साहब की आज आत्मा इस बात के लिए रो रही होगी कि किसानों की हत्याएं कराने वाले, किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाने वाले लोग, किसान 700 किसानों की इसी दिल्ली एनसीआर के आसपास लोग डेथ हो गई, उनके साथ जयंत चौधरी जी जाके खड़े हो गए। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा कहीं ना कहीं कसोट रही है। नीतीश कुमार, जिनको पलटू चाचा बोलते थे सब लोग, उनको नहीं जाना चाहिए था। मैं इस बात का एकदम, या तो वो आते नहीं, और जब वो आए थे और विपक्ष को एक करने की बात उन्होंने की थी, तो उन्हें स्टैंड करना चाहिए था। उन्होंने स्टैंड ना करके अपनी साख को कहाँ तक गिरा लिया है उसका आकलन खुद ही करें। परिवारवाद, परिवारवाद, जिसके पास कोई और मुद्दा नहीं है वो इस मुद्दे पे आके स्टैंड करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, परिवार में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल मैं अपने परिवार की नहीं, पूरे देश में जो कोई भी है, जनता की मोहर लगवा के जो जा रहे हैं, ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए फिर। नहीं, जनता की अगर मोहर लग रही है, स्वर्गीय जनेश्वर जी कहते थे, स्वर्गीय जनेश्वर जी कहते थे, छोटे लोहिया जिनको पूरा देश जाना, उन्होंने कहा कि संघर्ष के परिवारवाद को परिवारवाद नहीं कहा जाता है। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट पोजीशंस दी जाए, वो एक अलग पार्ट है। अगर जनता की सेवा में भेजा है और जनता मोहर लगा के भेज रही है तो फिर क्या है, मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी जी मेहनती लीडर हैं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत आगे तक वो जाएंगे भी, और उनको जाना भी है, और उनके कारण बहुत सारी चीजें देश में होनी भी है। अमेठी से लड़ना चाहिए उनको इस बार दोबारा? ये तो व्यक्तिगत फैसला उनका, मैं कैसे, वायनाड से तो लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, और वो व्यक्तिगत फैसला है। मैं पूरे देश के लोगों के फैसले मैं कैसे ले सकता? प्रियंका गांधी, प्रियंका जी मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए। रायबरेली से लड़ना चाहिए उनको। अब ये भी फैसला उनका, मैं कैसे कह दूं दूसरी पार्टी में किसको किस सीट पे लड़ना है। गठबंधन में जब मेरी उन्होंने आपसे ये 2 सीटें ली हैं कि हमारी पारंपरिक पार्टी की ट्रेडिशनल सीटें हैं, उनके परिवार की ट्रेडिशनल सीटें हैं, तो परिवार को तो और जब हम लोग के गठबंधन नहीं भी रहे उस समय भी उन दोनों सीटों पर हम लोग समर्थन करते रहे। सदैव नेताजी इस परंपरा को शुरू किया था, उस परंपरा को हम लोगों ने आज तक निभाया है। ओके, ओम प्रकाश राजभर, उनको बारे में तो इतना ही कहूँगा, वो अपने ही बयान सुन लें आपस में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या, शाम को क्या। ओके, दारा सिंह चौहान, अब छोड़िए, जनता ने बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, घोसी की जनता ने बता दिया उनको। कमलनाथ, जिन्होंने कहा था अखिलेश वखिलेश, अब इसकी समीक्षा कांग्रेस के लोग करें। शायद उस समय ये जो बातें की नहीं करनी थी उनको, शायद चुनाव जीत जाते, और नहीं करते तो आज परिणाम मध्य प्रदेश का कुछ और होता। कमलनाथ के बाद अजय राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहना है। स्मृति ईरानी, अब क्यों कहलवाना चाहते हैं अब अमेठी के लोग फैसला लेंगे उन्होंने कितना कैसा क्या। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री से इतना ही कहूँगा कि जितने वादे किए हैं उनको पूरा कर दिए होते, और नहीं किए तो 10 साल जनता के खराब हो। अमित शाह, ये बातें तो दोनों ही लोगों पे लागू। योगी आदित्यनाथ, योगी जी भी उसी में के, योगी जी को क्या कहा जाए। लालू यादव, उनसे इतना ही कहेंगे कि सरकार में बैठने के बाद या जिम्मेदार की पद पे आने के बाद जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जहर दे के लोग मारे जा रहे हैं, ये प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आपको काफी गुस्सा भी आ गया था एक बार, आपने कहा था ये भगवाधारी गुंडे अगर नहीं सुधरे तो इनको कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, गुस्सा तो इस तरह का मैं नहीं कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन हाँ, मैं सिद्धांतों की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ, तर्क के साथ, और जिस अग्रेशन में लड़ना चाहिए मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ूंगा। ओके, लालू यादव, आपके तो रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल, रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदार तो अभी 2015 में हुए, लेकिन मैं कह सकता हूँ लालू प्रसाद जी ने बिहार में
दबे कुचले शोषित पीड़ों को अगर सम्मान किसी ने दिलाया तो निश्चित तौर पे जहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी ने, वहीं बिहार में लालू जी ने। तेजस्वी यादव, तेजस्वी बढ़िया नौजवान, अच्छे आपकी नौजवान। तो दोस्ती होगी? नहीं, बिल्कुल हम उम्री हैं, हमसे थोड़ा उम्र में कमी है। सीएम बन सकते हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इस बार बिहार में नतीजा होगा? बिल्कुल है, पिछली बार ही हो गया था कि 10 सीटों से रह गए, वो भी बेईमानी से सीएम हाउस में बैठ के हराई गई थी। आपको नहीं पता है? पिछली बार ही बन गए थे वो तो। मोहन यादव, मोहन यादव जी आ रहे हैं यूपी में, कह रहे हैं यादव इस बार देखिए बीजेपी को वोट देगा। मोहन जी से कहूँगा आप मुख्यमंत्री हो गए, आपको शुभकामनाएं, लेकिन यादवों को न्याय दिला लो। जो डायरेक्ट जीएस लेवल पे अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं दिल्ली में बैठ के, उसमें कहीं पिछड़ों को, दलितों को भागीदारी दिला लो। केवल एक व्यक्ति के किसी पद पे पहुंचने मात्र से समाज का भला नहीं होना है। वो बात वो समझते ज़रूर होंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो चला जाता है फिर कह नहीं पाता है, वहाँ नहीं कह पाता। ओके, आखिरी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी कलाकार हैं, मुझे अभी उनका एक लास्ट इंटरव्यू हमने सुना। मेरा ही इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा। मैं भी हाउस में था। हाँ। जब सदैव नेताजी से अक्सर वो मिला करते थे चीज़ों के लिए, वहाँ के काम मथुरा के कामों के लिए। मैं भी कुछ चीज़ों का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लेकिन अच्छी बात, नेताजी तो मैं जानता हूँ कि सबके काम किए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा देश में जिसको काम पड़ा हो और नेताजी तक बात गई हो और नेताजी ने उसको सम्मान के साथ न स्वीकारा हो। लेकिन मुझे खुशी हुई उनके बारे में सुन के कि कम से कम वो सदैव नेताजी को, अखिलेश यादव जी, मैंने उनसे यही पूछा, ये रैपिड फायर राउंड ही चल रहा था उनके साथ, अभी पिछले 15 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले। मैंने उनसे कहा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या सोचती हैं? उन्होंने कहा मैं मुलायम जी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मथुरा का काम लेके गई उन्होंने कभी काम को रोका नहीं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। नहीं, मुझे खुशी है कि हेमा मालिनी ने इस बात को स्वीकारा। और मैं ये कह सकता हूँ न केवल हेमा मालिनी जी बल्कि उस समय के संसद में जब सदैव नेताजी सदन में थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है, मुझे जानकारी है कि कैसे कैसे नेताजी ने लोगों के काम किए हैं। उन्होंने स्वीकारा, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ओके धर्मेंद्र यादव, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये बहुत इंटरव्यू करने में। थैंक यू मानव जी, थैंक यू मानव भाई।